गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विल कंटिन्यू विद आईसीआर प्रॉब्लम्स। टेस्ट योर नॉलेज के दो क्वेश्चंस अपने पेंडिंग है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। अप टू क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करवा लिया। पहले तुम लोग जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे चले जाओ। लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, पहले क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, फिर हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर इसके पहले हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन 14 किया था इलास्ट्रेशन का। और तुम देखो लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग ने क्या किया था मालूम है? मैंने बताया था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का। एक्चुअली ये पार्ट हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में करेंगे। हमने डेप्ट और इक्विटी पोर्शन ढूंढा था, याद है क्या? नहीं, वर्किंग देखो, लाइबिलिटी कंपोनेंट, इक्विटी कंपोनेंट निकाला था। यू रिमेंबर दिस? क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ऐसा ही है, इससे रिलेटेड है। CAB Limited is in the process of preparation of consolidated financial statements of the group for 31st March 2003, and the extract of the same is as follows. Profit for the year attributable to CAB Limited, non-controlling interest, that is minority interest and total profit, other comprehensive income 5,000 nil, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का कुछ नहीं है, एंड 5,000 टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इसका टोटल। नाउ दे हैव गिवन इंफॉर्मेशन द लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऑफ द कंपनी कंप्राइजेज ऑफ, कंपनी का लॉन्ग टर्म फाइनेंस है ना, दैट कंप्राइजेज ऑफ व्हाट? 20 करोड़ का इक्विटी शेयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड कंपनी हैज इश्यूड 5 crores shares on 1st July 2002 at full market value. So कंपनी के पास 20 करोड़ का तो इक्विटी शेयर्स बिगनिंग ऑफ द ईयर से है, और 5 करोड़ का इक्विटी शेयर्स उन्होंने 1 जुलाई से फुल मार्केट वैल्यू फुल्ली पेड अप है 1 जुलाई से इशू किया। तो 1 जुलाई से लेके मार्च तक ये 9 मंथ्स हो जाएगा। दिस विल बी फॉर 9 मंथ्स। ओके, फिर फर्दर देखो आगे क्या दिया है। द लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऑफ द कंपनी कंप्राइजेज ऑफ नंबर 1 इक्विटी शेयर्स, नंबर 2 8 crores irredeemable preference shares, and these shares were in the issue for whole of the year ended 31st March 2003. So इनके पास 8% irredeemable preference shares है। अच्छा, डिविडेंड ऑन दिस शेयर्स क्या बोला है? डिविडेंड ऑन दिस शेयर्स इज डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी का मतलब है इस पे फिक्स डिविडेंड नहीं है, डिस्क्रिशनरी डिविडेंड ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन। डिक्लेयर होगा तो डिविडेंड देना, नहीं तो नहीं देना। और लॉन्ग टर्म फाइनेंस में तीसरा इनके पास रुपीज, अभी तक तो नंबर ऑफ शेयर्स दे रहे थे, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया था, ये नंबर्स था। ये जो दिया था ये तो नंबर्स था, लेकिन अब बोला रुपीज 18 करोड़ of 6% convertible debentures issued on 1st April and repayable on 31st March 2005। हम लोग करंट ईयर में कौन से ईयर में? पहले तो वो देखो ना, हमारा करंट ईयर यहाँ पे दिया हुआ है। CAB Limited is in the proper process of preparation of consolidated financial statements of the group for the year ended 31st March 3। हम लोग 31st मार्च X3 में है, और ये बोलते हैं रुपीज 18 करोड़ का, रुपीज 18 करोड़ 6% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू किया था 1 अप्रैल 2000 में, और इसका रिडेम्पशन होगा 31 मार्च 2005। हम लोग तो 31 मार्च 2003 पे है। इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली।
As an alternative to repayment at par, the holder on maturity can elect to exchange their convertible debentures for 10 crores ordinary shares in the company. मतलब रीपेमेंट के समय एक चॉइस दिया हुआ है, या तो तुम कैश ले लो या कन्वर्ट कर लो टू ऑर्डिनरी शेयर्स. On 1st April, the prevailing market interest for 4-year convertible debentures which had no conversion right is 8%. आज अगर हम लोग देखेंगे विदाउट कन्वर्जन राइट्स, जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, अगर विदाउट कन्वर्जन राइट्स सेम डिबेंचर सेम कन्वर्टेबल, ये तो हमारी तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं. विदाउट कन्वर्जन राइट्स का मतलब अगर कैश देना है, पूरा कैश ही देना पड़े विदाउट कन्वर्टेबल राइट्स, तो ये वाले डिबेंचर्स का मार्केट में इंटरेस्ट का रेट चल रहा है 8%. यूजिंग एन एनुअल डिस्काउंट रेट ऑफ 8%, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 पेएबल इन 4 years is 0.74 and the cumulative value of ₹1 payable at the end of 1 to 4 years is 3.31. In the year ended 31st March 2003, CAB Limited declared an ordinary dividend of 0.10 paisa per share and a dividend of 0.5 paisa per share on irredeemable preference shares. So ordinary equity shares का डिविडेंड भी है. ऑर्डिनरी डिविडेंड 0.10 पैसा पर शेयर एंड 0.05 पैसा ऑन इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. नाउ उनको क्या चाहिए अपने पास? कंप्यूट द फाइनेंस कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एंड इट्स क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31st March X3 टू बी प्रेजेंटेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये पहली रिक्वायरमेंट. और दूसरी रिक्वायरमेंट है बेसिक एंड डाइल्यूटेड EPS फॉर द ईयर 31st March X3. Assume that income tax is applicable to its subsidiary at the rate of 25%. ठीक है. तो मेन उनको बेसिक और डाइल्यूटेड EPS चाहिए. उनकी दो रिक्वायरमेंट है. एक तो फाइनेंस कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये जो डिबेंचर्स है ना उसका इंटरेस्ट कॉस्ट ये साल के एंड पे. और दूसरा बेसिक और डाइल्यूटेड EPS चाहिए. चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6. ये अपने इलस्ट्रेशंस चालू थे, ये सारे इलस्ट्रेशन चल रहे थे. सो लिखो यहाँ पे, एक बार रेफरेंस दे दो. टेस्ट योर नॉलेज. टेस्ट योर नॉलेज. क्वेश्चन नंबर 6. उनको बेसिक और डाइल्यूटेड EPS चाहिए ना, तो पहले वही कैलकुलेट करते हैं. देखो पहले उनको बेसिक और डाइल्यूटेड EPS चाहिए, तो सबसे पहले वही कैलकुलेट करते हैं. कैलकुलेशन ऑफ बेसिक एंड डाइल्यूटेड EPS, इसको पार्ट 1 ऑफ द सॉल्यूशन बना लो. कैलकुलेशन ऑफ बेसिक कैलकुलेशन ऑफ बेसिक एंड डाइल्यूटेड EPS. 1 2 3 4 5 6 लाइन्स रख लो. फर्स्ट लाइन क्लोज कर दो एंड 6 लाइन्स. पहले साइड में लिख दो बेसिक EPS, और दूसरे साइड में लिख दो
डाइल्यूटेड ईपीएस, बेसिक ईपीएस और दूसरे बाजू लिख दो डाइल्यूटेड ईपीएस। बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस, फॉर्मूला भी लिख लो। बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन weighted average number of equity shares। और यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे एडजस्टेड अर्निंग्स available for equity shareholders, adjusted earnings available for equity shareholders upon adjusted weighted average number of equity shares upon adjusted weighted average number of equity shares। चलो अभी अपने को है ना वर्किंग बनाना पड़ेगा पहले बेसिक ईपीएस के लिए। बेसिक ईपीएस के लिए भी वर्किंग बनाना पड़ेगा और इवन फॉर डाइल्यूटेड ईपीएस। सो लिखेंगे नीचे वर्किंग नोट नंबर 1, राइट वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स फॉर 5 to 7 लाइन्स, एक मिडल पार्टीशन करो, जरूरत पड़ा तो और एक्सटेंड करेंगे, नहीं तो हम लोग इफ रिक्वायर्ड विल एक्सटेंड इट, अदरवाइज रब कर देंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, पहले बेसिक ईपीएस के लिए अपने को अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स चाहिए। इसके लिए मैं एक इनकम स्टेटमेंट बनाता हूँ। पहले मेरे को बेसिक ईपीएस के लिए न्यूमरेटर चाहिए। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को प्रेफरेंस डिविडेंड जो डिक्लेयर किया वो माइनस करना पड़ेगा। देख लो मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट्स अवेलेबल है। कितना प्रॉफिट्स अवेलेबल है मैं तो निकाल रहा हूँ सीएबी लिमिटेड का। तो सीएबी लिमिटेड के लिए प्रॉफिट फॉर द ईयर एट्रीब्यूटेबल टू सीएबी लिमिटेड इज 39,000। सो राइट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 39,000 और अपने पास प्रेफरेंस शेयर्स है। अपने पास ये पहला तो इक्विटी शेयर्स है ये तो, और फिर अपने पास है प्रेफरेंस शेयर्स। ये अपने पास 8 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर्स है और बोला है डिविडेंड ऑन दिस प्रेफरेंस शेयर्स इज डिस्क्रिशनरी, दैट मीन्स ऑन डिक्लेयर्ड बेसिस। और यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, देख लो। इन द ईयर करंट ईयर 31 March 2003 CAB लिमिटेड डिक्लेयर्ड ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 0.10 पैसा पर शेयर। ये तो ऑर्डिनरी शेयर्स पे, इक्विटी शेयर्स पे, एंड 0.05 पैसा पर शेयर ऑन इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अपने पास 8 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर्स है और ये इस बार है ना सब फिगर्स रुपीज़ इन थाउजेंड्स में दे के रखे हैं। मैं यहाँ पे टॉप पे लिख देता हूँ, जितना जो भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना वो सब रुपीज़ इन थाउजेंड्स में होगा। सारे कैलकुलेशंस रुपीज़ इन थाउजेंड्स में है। क्यों रुपीज़ इन थाउजेंड्स में करने वाला हूँ? देखो यहाँ पे उन्होंने रुपीज़ इन थाउजेंड्स दे के रखा है। ये देखो रुपीज़ इन थाउजेंड्स है ये। तो अभी सबको रुपीज़ इन थाउजेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। अपने पास 8 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर्स है, उस पर 0.5 पैसा अपने को डिविडेंड देना है। सो लिखो माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, माइनस
minus preference dividend, minus preference dividend 8 crores into 0.05 paisa. 8 crores into 0.05, that comes to 40 lakhs, और 3 जीरो हटा दूंगा तो 4000 हो जाएगा. इफ आई कन्वर्ट इट इनटू रुपीज इन थाउजेंड्स, 40 lakhs है, उसमें से 3 जीरो हटा दो, ये लो ये आ गया. सो CAB लिमिटेड जो कंपनी का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिया, सो 35,000 दिस इज earnings for equity shareholders. Earnings for equity shareholders. Upon weighted average number of shares, अपने को weighted average number of shares भी चाहिए. सो बेसिक यूपीएस में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में सिर्फ इक्विटी शेयर्स ही आता है. देखो नंबर 2, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. हाँ, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. फॉर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अपने पास देख लो इक्विटी शेयर्स की डिटेल्स दे रखी है. यू कैन सी हियर 20 lakhs इक्विटी शेयर्स तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर से है और ये हमने जुलाई में इशू किया है. सो जुलाई का मतलब है अप्रैल मई जून, पहले 3 महीने तक तो ये पहले 3 महीने तक तो 20 लाख थे और उसके बाद में 9 महीने ये दोनों आ गए 25 लाख. सो आई कैन डू दिस वे, 20 लाख नहीं एक्चुअली 20 करोड़ है. 20 करोड़ इंटू 3/12 प्लस 20 प्लस 5 और 25 करोड़ इंटू 9/12 इंटू 9/12. ये आ गया 20 crores इंटू 3/12. ये मेमोरी में डाल देता हूँ. फिर 25 crores इंटू 9/12. सो टोटल आ गया 23,75,000 और इसमें 3 जीरो हटा देंगे. $23 लाख, 23 lakhs नहीं 23 करोड़, क्या बोल रहा हूँ मैं, 23 crores 75 lakhs, 23 crores 75 lakhs. बिकॉज हम लोग रुपीज इन थाउजेंड्स देख रहे हैं. ये 3 जीरो उड़ा दो तो हो गया 2,37,500, 2,37,500. चलो ये बेसिक ईपीएस हो गया. Basic EPS is done. निकालो 35,000 divide by 2,37,500 and you get 0.147. .147 पर शेयर. ये लो, ये हो गया बेसिक ईपीएस. अब अपने को डाइल्यूटेड ईपीएस चाहिए. डाइल्यूटेड ईपीएस में ये 35,000 तो आएगा ही, साथ में सेविंग्स
और डिनोमिनेटर में जो हमने 2,37,500 लिखा है ये भी आएगा ही। इसके साथ ऐड करना है पोटेंशियल शेयर्स, इसके साथ अपने को पोटेंशियल शेयर्स ऐड करना है। सो बेसिकली अपने को ऊपर सेविंग्स चाहिए और नीचे पोटेंशियल शेयर्स चाहिए। अगर ये मिल गया तो अपना आंसर आ जाएगा। चलो अपने वर्किंग को कंटिन्यू करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, पहले पोटेंशियल शेयर्स। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, राइट, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। अभी पोटेंशियल शेयर्स के लिए देखो, ये मेरे पास कन्वर्टेबल है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, मेरे पास कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है। ये तो इरिडीमेबल है, ये तो रिडीम ही नहीं होगा। मेरे पास जो पोटेंशियल शेयर्स है वो इसके वजह से होएगा। ₹18 crore 6% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, repayable on 31st March at par. Interest is payable annually. As an alternative for repayment at par, the holder on maturity can elect to exchange their convertible debentures for 10 crores ordinary shares in the company. ये लो, ये आ गए ना पोटेंशियल। जिस दिन कन्वर्ट होगा सीधा सीधा बोल दिया 10 crores ordinary shares, 10 crores ordinary shares। तो ये मेरे को पोटेंशियल शेयर्स मिल जाते हैं ना। पोटेंशियल शेयर्स उन्होंने बोल दिया है conversion of debentures into 10 crores into 10 crores equity shares। सो ये डिबेंचर्स कन्वर्ट हो गए, 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स बनेंगे। अपने को 3 जीरो हटाना पड़ेगा क्योंकि अपन रुपीज इन थाउजेंड्स में चल रहे हैं। 3 जीरो हटा देंगे तो ये 1 लाख बच गया क्या? 1 2 3 4 5 जीरोस है ना। ये लो मिल गया पोटेंशियल शेयर्स, लिख दो +1 लाख। बच्चों समझ रहे क्या यहां तक? अब अपने को सेविंग्स ढूंढनी है, सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट। अब सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो इतना इजी नहीं है। सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट इस बार मेरे पास है ना, सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट के लिए मेरे को इक्विटी कंपोनेंट, लायबिलिटी कंपोनेंट ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम में उन्होंने ना कुछ प्रेजेंट वैल्यूज वगैरह दे रखी है। सो लिखो कैलकुलेशन ऑफ, ये पिछले क्वेश्चन का ही कंटिन्यूएशन समझ लो। कैलकुलेशन ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी कंपोनेंट। Calculation of equity and liability component. Take 3 lines and close it. $18 करोड़ का है टोटल, 18 करोड़ का। 18 करोड़ में से 3 जीरो हटा दो तो 1,80,000, क्योंकि अपन रुपीज इन थाउजेंड्स में कर रहे हैं। सो टोटल जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है उसको रुपीज इन थाउजेंड किया तो 180। अब इसमें से कुछ होगा इक्विटी कंपोनेंट और इसमें से कुछ होगा लायबिलिटी कंपोनेंट। अरे ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बाद ये सब चीजें तुम्हारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगी। ये जो पिछले क्वेश्चन में और अभी वाले क्वेश्चन में मैं सिखा रहा हूं ना, ये एक्चुअली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। अब इक्विटी कंपोनेंट, लायबिलिटी कंपोनेंट कैसे डिसाइड करते हैं? जो भी इंटरेस्ट था, जो भी इंटरेस्ट हम लोग ने पे किया, अरे एनीथिंग जो अपना पे करना होता है ना, अपने को जो ऑब्लिगेशन टू पे होता है उसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी कंपोनेंट।
लाइबिलिटी कंपोनेंट। तो मेरा ऑब्लिगेशन टू पे क्या है? मेरा ऑब्लिगेशन टू पे है इंटरेस्ट। तो मैं इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूंगा। मैं 4 साल तक इंटरेस्ट पे करने वाला हूँ। क्यों 4 साल तक इंटरेस्ट पे करूंगा? क्योंकि ये इशू किया है 1 अप्रैल 2001 में। 1 अप्रैल 2001, तो 2001 एंड 2 पहला साल। अपना करंट ईयर क्या है? 31 मार्च X3 है क्या? और इसका रिडम्पशन होने वाला है 2005 में। देखो, इसका रिडम्पशन होने वाला है 31 मार्च 2005। यू कैन सी हियर 31 मार्च 2000X5। मतलब अगर मैं इसका इक्विटी और लाइबिलिटी कंपोनेंट निकालूँ तो किस तरीके से निकालूंगा? टोटल 1,80,00,000 का है। तो 1,80,00,000 में जो ऑब्लिगेशन टू पे है ना, वो इंटरेस्ट है। ऑब्लिगेशन टू पे इज माई इंटरेस्ट। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देके रखा है? 6% है ये रहा। You can see here 6% is the rate of interest. So 1,80,00,000, that is 1,80,000 rupees in thousand into अगर 6% करें तो पहले साल में 10,000, फर्स्ट ईयर के एंड में 10,800 का इंटरेस्ट पे करेंगे, सेकेंड ईयर के एंड में 10,800 का इंटरेस्ट, थर्ड ईयर के एंड में 10,800 का इंटरेस्ट, और फोर्थ ईयर के एंड में 10,800 का इंटरेस्ट। अभी पिछले प्रॉब्लम में हम लोग ने सिर्फ इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, लेकिन इस बार क्या है ना, ये बोला हुआ है कि लास्ट में अपने को एक चॉइस दिया हुआ है कि या तो तुम पूरे को कन्वर्ट कर लो इक्विटी शेयर्स में और या फिर पूरा कैश ले लो। जब अपने को ऐसी चॉइस दी रहती है कि पूरे को कन्वर्ट कर लो इक्विटी शेयर्स में या पूरा कैश ले लो, तो वो केस में अजम्पशन होता है 100% कैश प्रोविजन का। 100% कैश प्रोविजन का मतलब है अगर 4 साल के बाद में डिबेंचर होल्डर बोलता है मेरे को तो इक्विटी शेयर्स नहीं चाहिए, मेरे को कैश चाहिए, तो हम लोग ने 4 साल तक इंटरेस्ट तो दिया और फोर्थ ईयर के एंड में अपने को जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी कैश में देना पड़ता है। सो कन्वर्ट होगा तो होगा, ठीक है, लेकिन अपने को प्रोविजन 100% कैश का करना पड़ता है। तो लास्ट ईयर में अपने को इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इसका कैश प्रोविजन करना पड़ेगा। तो जो भी आउटफ्लो है इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। और प्रेजेंट वैल्यू क्या बोला हुआ है? अगर मैं कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं देता, अगर कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं देता तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है 8%। सो जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी वो 8% से निकलेगी। प्रेजेंट वैल्यू जो निकालेंगे एट द रेट 8% से निकालेंगे। उन्होंने कुछ प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है बट हम लोग हमारी वर्कआउट करेंगे। 100 डिवाइड बाय 108। सो जो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी इनकी वो लाइबिलिटी कंपोनेंट होगी, क्योंकि वही ऑब्लिगेशन टू पे है। फर्स्ट ईयर के एंड में पे करूंगा तो इंटरेस्ट होगा ना, सेकेंड ईयर के एंड में पे करूंगा तो इंटरेस्ट होगा। तो वो सबसे इंटरेस्ट हटा देंगे। इंटरेस्ट हटा के जो प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी, वो प्रेजेंट वैल्यू 1,80,000 से माइनस कर देंगे। डिफरेंस विल बी इक्विटी कंपोनेंट। सो देख लो 108 ये पहले साल का आ गया, पहले साल का आया 0.925, दैट इज 0.93। 2 डेसिमल ले लेते क्योंकि प्रॉब्लम में उन्होंने 2 डेसिमल दिया। 0.86, 0.86, 0.79, 0.79, 0.74। ये लास्ट ईयर है, दोनों में 0.74 ही आएगा। अच्छा तुम इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई करो या फिर अगर अमाउंट सेम है तो इनके टोटल से मल्टीप्लाई करो, बात वही आने वाली है। 0.93 प्लस 0.86 प्लस 0.79 प्लस 0.74, इनका टोटल आ गया 3.32 और प्रॉब्लम में उन्होंने 3.31 दे के रखा है। देखो सो लेट्स टेक ना, एक पैसे का क्या झगड़ा करते हैं, लेट्स टेक इट 3.31। सो कोई भी इंडिविजुअल 10,800 को मल्टीप्लाई करो या फिर कोई भी एक 10,800 को 3.3 से मल्टीप्लाई करो, बात वही आने वाली है। सो 10,800 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 35,748। 35,748 और लास्ट वाला 1,80,000
into 0.74, that gives us 1,33,200. ये लो, ये मिल गया अपने को लाइबिलिटी कंपोनेंट. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन टू पे, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन टू पे, दैट इज लाइबिलिटी कंपोनेंट. 168,948, 168,948. दिस इज माई लाइबिलिटी कंपोनेंट. पिछले प्रॉब्लम में भी यही सिखाया था मैंने, बट पिछले प्रॉब्लम में मैंने ना ये 1,80,000 का प्रिंसिपल अमाउंट नहीं लिया था. ये प्रिंसिपल अमाउंट नहीं लिया था क्योंकि वहां पे कंपलसरी कन्वर्जन होने वाला था. तो अगर कंपलसरी कन्वर्जन होने वाला था तो प्रिंसिपल तो कन्वर्ट होकर इक्विटी शेयर्स बन जाएगा और ऑब्लिगेशन टू पे वाज ओनली इंटरेस्ट. बट यहाँ पे कंपलसरी कन्वर्जन नहीं है. यहाँ पे सिचुएशन में चेंज क्या बोला हुआ है कि चॉइस दी है, हम लोग ने चॉइस दी है. कन्वर्ट कर भी सकते हो, कैश भी ले सकते हो. तो जब ऐसी चॉइस दी जाती है, ऑप्शन दिया जाता है, ऑप्शनल होता है, तब अपने को 100% कैश का प्रोविजन करना पड़ता है. इतना ही नहीं, अगर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होता तो वो अमाउंट भी ले लेता. 1,80,000 के साथ अगर 10% प्रीमियम होता तो वो 10% भी ऐड करता क्योंकि ऑब्लिगेशन टू पे उतना होता अपना. चलो, ये लाइबिलिटी कंपोनेंट मिल गया 168,948. 948. ये डिवीजन करने का रीजन बताता हूं तुमको. -1,80,000, 11,052 इज इक्विटी कंपोनेंट. मेरे को जो सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो ये लाइबिलिटी कंपोनेंट पे मिलेगा. सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट ये लाइबिलिटी कंपोनेंट पे मिलेगा. और सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट मेरे वर्किंग नोट नंबर 2 से नहीं, आगे मेरे वर्किंग नोट नहीं, पार्ट 2 ऑफ सॉल्यूशन से मिलेगा. क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे को प्रॉब्लम में 2 चीज पूछी है. उल्टा लिख दिया है क्या? अच्छा, मैं कर देता हूं सीधा. तुमने बराबर लिखा है. ठीक है. हाँ, मेरे को उन्होंने 2 चीज पूछी हुई है. नंबर 1, फाइनेंस कॉस्ट ऑन कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड इट्स क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31 मार्च X3. तो ये रिक्वायरमेंट बाकी है. ये रिक्वायरमेंट की तो तैयारी हो गई है. सो ये जो मेरी पहली रिक्वायरमेंट है ना, उनको फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट चाहिए. तो इसका अपना पार्ट 2 ऑफ सॉल्यूशन. पार्ट 2 ऑफ सॉल्यूशन लिखो 6% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. मैं 2 साल का अकाउंट बना दूंगा. 6% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. 1, 2, 3 पहला साल के लिए 3 लाइन और दूसरे साल के लिए 3 लाइन. सिक्स लाइन्स का मैं एक अकाउंट बना लूंगा. जो साथ साथ में प्रैक्टिस करते चलो तो तुमको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से बैठेगा दिमाग में. और लास्ट में जो क्वेश्चंस आने वो यही सब आने जो मैं करवा रहा हूँ. देख लो, सबसे पहले 1 अप्रैल 2003 में जब ये डिबेंचर्स इशू हुआ तब मैंने एंट्री पास की कैश बैंक अकाउंट डेबिट. उसी दिन मैंने 2 डिवीजन कर लिया. मेरी एंट्री क्या बनेगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू 6% डिबेंचर्स इक्विटी कंपोनेंट एंड टू 6% डिबेंचर्स लाइबिलिटी कंपोनेंट. 2 अलग अलग अकाउंट बनेंगे, इक्विटी कंपोनेंट के अकाउंट और लाइबिलिटी कंपोनेंट के अकाउंट. तो मैंने इक्विटी कंपोनेंट नहीं, लाइबिलिटी कंपोनेंट का अकाउंट बनाया है. दिस इज फॉर लाइबिलिटी कंपोनेंट. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लाइबिलिटी कंपोनेंट. सो बाय बैंक 1,68,948.
168,948। अब जो मेरे को इंटरेस्ट पे करना है एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च X4, सो वो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक वो ओरिजिनल अमाउंट पे होगा 1,80,000 पे एंड ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। सो 1,80,000 पे अगर 6% निकालते हैं तो 10,800 होता है इंटू 6%। वही मैंने जो बोरिंग कॉस्ट में कराया था, बस वही अकाउंट है ये। लेकिन जो इंटरेस्ट ड्यू होगा 31 मार्च X4 को, इंटरेस्ट जो ड्यू होगा दैट इज इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स, वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इस बार इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो 8% है, जिससे हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली 8%। सो 1,68,948 ये वैल्यू अगर नहीं मिलती ना 168,948 तो हम लोग इफेक्टिव इंटरेस्ट काय पे कैलकुलेट करते, इसलिए अपने को लाइबिलिटी कंपोनेंट अलग करना पड़ा। 13,516 ये पहले साल का इंटरेस्ट। अमोर्टाइजेशन मेथड बोलते हैं ये जो तरीका है इसको। 168,948 जब मैं तुमको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कराऊंगा तो ये सब चीजें तुम्हारे लिए रेगुलर हो जाएगी। 1,82,464 1,82,464 माइनस 10,800 171,664। सो ये 31 मार्च X4 को क्लोजिंग बैलेंस। उनको दो चीज चाहिए, एक तो क्लोजिंग बैलेंस चाहिए और एक उनको फाइनेंस कॉस्ट चाहिए। तो ये तो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है, ये सेकेंड ईयर में बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। $171,664। चलो अब इंटरेस्ट ड्यू इस पे होगा, इंटरेस्ट ड्यू इस पे होगा। मैंने क्या किया, मैंने गलत कर दिया, मैंने डेट्स गलत डाल दिया। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। तुम लोग भी ध्यान नहीं देते। ये इशू हुआ था अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2001 में इशू हुआ था। 1 अप्रैल 1 और एंड ऑफ द ईयर है 2, एंड ऑफ द ईयर है 2। सो 1 अप्रैल 2002 को ओपनिंग बैलेंस 171,664 और फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के एंड में जो इंटरेस्ट ड्यू होगा वो 8% से। $171,664 into 8%, that gives you 13,733। और जो पे करेंगे वो तो ओरिजिनल अमाउंट पे ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट वही 10,800। तो उनकी रिक्वायरमेंट है, दे वांट क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस तो ये लो, क्लोजिंग बैलेंस हम निकालने जा रहे हैं। 171,664 प्लस 13,733 1,85,397 और जो उनको क्लोजिंग बैलेंस चाहिए माइनस 10,800, दैट गिव्स अस 1,74,597। $1,74,597। उनको क्लोजिंग बैलेंस चाहिए था, ये है क्लोजिंग बैलेंस 1,74,597, ये है क्लोजिंग बैलेंस। और दूसरा, जब डिबेंचर्स कन्वर्ट होएगा तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स तो डिनोमिनेटर में बन गया, वो डिबेंचर्स कन्वर्ट हो गए। और जो इंटरेस्ट की सेविंग है वो ये है
13,733. रेट ऑफ टैक्स उन्होंने 25% दिया हुआ है, सो दिस विल बी आफ्टर टैक्स 13,733. 733 है ना, सो 25% गवर्नमेंट टैक्स ले जाएगा और 75% की सेविंग हो जाएगी. ये लो 13,733 इंटू 5%, सॉरी 5% नहीं, इंटू 75%, सो ये आ गया 10,299.75. 10,300 प्लस 35,000, that is 45,300 divided by 3,37,500, so 0.134. EL 0.134 पर शेयर. ये तरीके से मैं मेरे तरफ से जो सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन दे सकता हूँ वो ये बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस, बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस, और ये उनकी वर्किंग्स, और ये कंटिन्यूएशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 से एक स्टेप आगे है. तुम क्वेश्चन नंबर 14 में देखो सिर्फ इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू थी, वही लाइबिलिटी कंपोनेंट था. देख लो यहाँ पे, अच्छा इसमें भी मैंने प्रिंसिपल लिखा हुआ है, इसमें प्रिंसिपल लिखा हुआ है, लेकिन प्रिंसिपल की प्रेजेंट वैल्यू हाँ उसकी भी निकाली है, तो वो प्रॉब्लम भी वैसा ही है, सेम है. मेरे को लग रहा था कि शायद मैंने प्रिंसिपल नहीं लिया, उसमें भी प्रिंसिपल लिया हुआ है लास्ट ईयर में 100% का. किसमें? ये वाले में नहीं, कैलकुलेशन एरर नहीं है, प्रॉपर है ये, चेक कर लेना वापस है, प्रॉपर है क्वेश्चन. चलो आगे बढ़ते हैं. सो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बाद होता है, तो ये बहुत ही सिंपल हो जाता है अपने लिए समझना. सो ये पिछले प्रॉब्लम जैसा ही था एग्जैक्टली, खाली इसमें फर्क ये था, पिछले प्रॉब्लम में जो सिचुएशन दी थी वो फर्स्ट ईयर की दी थी. पिछले प्रॉब्लम में जो सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट था वो ये वाला था, ये फर्स्ट ईयर का ही था, लेकिन यहाँ पे सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का है, क्योंकि हम लोग 31 मार्च X3 में है, तो ये सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट है, तो अपने को यहाँ तक आना पड़ा, यहाँ तक अपने को वैल्यू निकालनी पड़ी, और कुछ नहीं है. बाकी मोर और लेस ये वैसा ही क्वेश्चन, मोर और लेस ये वही क्वेश्चन है. चलो ठीक है, इसके बाद अगला काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, विल गो टू क्वेश्चन नंबर 5 सो दैट अपना टेस्ट योर नॉलेज के सारे क्वेश्चंस हो जाए. ये प्रॉब्लम इजी प्रॉब्लम नहीं था, प्लीज प्रैक्टिस करना. क्वेश्चन नंबर 5, इसके पहले क्वेश्चन 14 है और ये क्वेश्चन नंबर 6, दोनों पे लिख के रखो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, दोनों पे लिख के रखो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ही प्रॉब्लम है, ये पूरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का प्रॉब्लम है. दोनों पे लिख के रख दो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. जब तुम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करोगे मेरे साथ, और ये हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं जिनमें इक्विटी और लायबिलिटी कंपोनेंट होता है, तो वो पार्ट करने के बाद ये वाले प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल हो जाएंगे. तुम्हारे टेक्स्ट बुक पे ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक ओपन करो, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ओपन करो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फटाफट तुम लोग ओपन करो, मैं बताता हूं, इसी तरीके से याद रहेगा. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक ओपन करो, बोलो अगर ओपन हो गया तो बोल दो मेरे को. इंडेक्स में देख लो कौन सा चैप्टर नंबर है, ओपन किया 162. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर जहां पे खत्म होता है ना, जहां पे खत्म होता है, जहां पे खत्म होता है वहां पे लिख देना, या फिर एकदम टॉप ऑफ द पेज जहां पे शुरू होता है उधर ही लिख दो.
practice EPS illustration number 14 and test your knowledge TY. Test your knowledge question number 6. Practice illustration number 14 and test your knowledge question number 6. तो जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक मेरा चलेगा ना, तब अपने को वो ऊपर दिखता रहेगा. सो हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट कराने के बाद में मैं तुम लोगों को बोल दूंगा सॉल्व दिस 2 क्वेश्चंस अगेन. वो तुम्हारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, कुछ है ही नहीं. चलो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. कैलकुलेट सब्सिडरी एंड ग्रुप्स बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस. सब्सिडरी का और ग्रुप का बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस चाहिए व्हेन पहले पेरेंट कंपनी की डिटेल दे रखी है. प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ पेरेंट कंपनी ₹12,000 एक्सक्लूडिंग एनी अर्निंग्स ऑफ डिविडेंड पेड बाय द सब्सिडरी. इसमें कुछ भी अर्निंग्स और डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी कंपनी इंक्लूडेड नहीं है. और पेरेंट कंपनी का 10,000 वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स है. इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सब्सिडरी ओन्ड बाय पेरेंट कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है 800 ऑर्डिनरी शेयर्स. वैसे टोटल ऑर्डिनरी शेयर्स है सब्सिडरी के 1000. ये 1000 में से 800 अपने पास है. इसका मतलब है 80% होल्डिंग है अपना. 80% वी आर कंट्रोलिंग 80% शेयर्स. और साथ में अपना इन्वेस्टमेंट्स है 30 वारंट्स. देखो सब्सिडरी के वारंट्स में भी इन्वेस्टमेंट्स है 30 वारंट्स एक्सरसाइजेबल टू परचेज ऑर्डिनरी शेयर्स. और इतना ही नहीं, 300 कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट्स है सब्सिडरी के. वैसे सब्सिडरी के पास क्या क्या है? सब्सिडरी के पास प्रॉफिट है 5,400 का, ऑर्डिनरी शेयर्स है 1000, टोटल 150 वारंट्स है. इसमें से 30 होल्डिंग कंपनी के पास है. फिर एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द वारंट इज 10 और मार्केट प्राइस चल रही है 20. तो इससे अपने को फ्री शेयर्स मिल जाएंगे. कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स 400 ईच प्रेफरेंस शेयर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू 1 ऑर्डिनरी शेयर्स. तो 1:1 का रेशियो है, मतलब 400 प्रेफरेंस शेयर्स विल कन्वर्ट टू 400 इक्विटी शेयर्स. और डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स देके रखा है ₹1 पर शेयर. नो इंटर कंपनी एलिमिनेशन और एडजस्टमेंट्स वेर नेसेसरी एक्सेप्ट फॉर डिविडेंड्स. बस खाली डिविडेंड्स को छोड़ के और कोई इंटर कंपनी एलिमिनेशंस नहीं चाहिए. इग्नोर टैक्सेस. ऑल्सो इग्नोर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कन्वर्टेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एज लाइबिलिटीज एंड इक्विटी. जो इक्विटी और लाइबिलिटी कंपोनेंट है वो भी डिवीजन करने की जरूरत नहीं है कन्वर्टेबल के लिए. तो इस बार क्लियरली बोल दिया वो डिवीजन मत करो. एंड रिलेटेड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एंड एक्सपेंसेस. इंडियस 32 ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ही स्टैंडर्ड है. इंडियस 32, इंडियस 107 एंड इंडियस 109. ये 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो नंबर है ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है. वो बोला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करना. ठीक है ना. सो उनको बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस चाहिए. किस किस का चाहिए उनको? सब्सिडरी कंपनी का चाहिए और चाहिए ग्रुप का. सब्सिडरी कंपनी और ग्रुप का बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस. चलो ठीक है. पार्ट 1 सब लोग लिखो. पार्ट 1 सबसे पहले पार्ट 1 नहीं, सबसे पहले मैं एक वर्किंग नोट बना रहा हूँ. मैं एक इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ. फिर मैं कैलकुलेशन चालू करूँगा. जो मेरे को दिमाग में समझ में आता है इसको सिंपल बनाने का तरीका आई विल प्रिपेयर. वो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स मेरे को निकालना है. पेरेंट का और सब्सिडरी दोनों का. बोथ पेरेंट एंड सब्सिडरी. पहला लाइन क्लोज कर दो पर्टिकुलर्स के लिए, फिर 4 लाइन रख दो. दैट इज होल्डिंग कंपनी. होल्डिंग कंपनी इज नोन एज पेरेंट. Parent company and subsidiary company.
दोनों का नेट प्रॉफिट दे रखा है मेरे को। पेरेंट का नेट प्रॉफिट है 12,000 और यहाँ पे है 5,400। सो नेट प्रॉफिट, और अभी तक डिविडेंड वाला एडजस्टमेंट बाकी है। सो आई कैन से नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12,000 5,400। 5,400 अभी क्या है, सब्सिडरी कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर्स है। अरे होल्डिंग कंपनी ने थोड़ी प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर रखा है, सब्सिडरी कंपनी के पास वारंट्स भी है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी है। तो जो डिविडेंड देगा वो सब्सिडरी कंपनी देगा, तो सब्सिडरी कंपनी का जो अर्निंग्स है दैट विल रिड्यूस। डिविडेंड कितना है 1 पर शेयर, तो 400 प्रेफरेंस शेयर्स है 1 पर शेयर। सो लिखो लेस डिविडेंड, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड 400 इंटू 1 पर शेयर। लेकिन ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है इसमें होल्डिंग कंपनी ने भी इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है। ये 400 प्रेफरेंस शेयर्स में देखो 300 प्रेफरेंस शेयर्स तो होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो जब वो सब्सिडरी कंपनी डिविडेंड पे करेगा तो उसके शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलेगी वो इनकम होगी ना। आज मैं कंपनी हूं, मैं डिविडेंड पे करता हूं तुम लोगों को, तो तुम्हारे लिए वो इनकम होती है ना। तो आई एम कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, आई एम पेइंग डिविडेंड। तो ये जो डिविडेंड पे किया 400 रुपये का, उसमें से 300 रुपये का डिविडेंड तो होल्डिंग कंपनी को मिला है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। समझा क्या नहीं? बोलो बच्चों, समझा क्या नहीं? यस सर। सो ये मैंने पे किया, सब्सिडरी ने पे किया, तो उसके लिए तो पेमेंट है, लेकिन होल्डिंग कंपनी के लिए इनकम बनेगी, तो उसका जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा, उसका नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा। टैक्स वैक्स की मेरे को कोई रेट नहीं दे रखी है, सो आई विल नॉट कंसिडर एनी टैक्स रेट। सो ऐड प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड रिसीव्ड ये 400 में से 300 शेयर्स तो होल्डिंग कंपनी होल्ड करता है, तो 300 शेयर्स पे 1 रुपया, 300 रुपीज से उसकी इनकम, उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हाँ 100 रुपये का डिविडेंड वो आउटसाइड प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे, लेकिन आउट ऑफ 400, अरे आउट ऑफ 400 300 तो होल्डिंग कंपनी के पास ही है। सो 12,300 एंड हियर इट इज 5,000। So this is net profit available for equity shareholders. Net profit available for equity shareholders. इससे क्या है ना, मैं बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल लूंगा। पहले मैं दोनों का सेपरेट निकालता हूं, फिर कंसोलिडेशन का निकालूंगा। प्रॉब्लम में उन्होंने सिर्फ सब्सिडरी और कंसोलिडेशन का बोला हुआ है, पर मैं मेरे सॉल्यूशन में इसको पार्ट ए बना लो, पार्ट बी कैलकुलेशन ऑफ बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस, ब्रैकेट में लिखोगे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेटेड नहीं, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लोज द फर्स्ट लाइन, उसके बाद 1 2 3 4 एंड 5 लाइन्स। मैं और एक्सटेंड करूंगा।
यहां पे लिखूंगा पेरेंट कंपनी एंड हियर आई विल राइट सब्सिडियरी कंपनी. पहले बेसिक ईपीएस. बेसिक ईपीएस इज इक्वल टू earnings for equity shareholders upon weighted average number of equity shares. सो देख लो, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स तो मैंने निकाल ली. पेरेंट कंपनी की है 12,300 ऊपर निकाल रखी है. ये 12,300 पेरेंट कंपनी की तो है अर्निंग्स. और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ये यहां से मिल जाएगा. पेरेंट के पास 10,000 शेयर्स है. अपॉन 10,000 तो ये आ गया ₹1.23 पर शेयर. ₹1.23 पर शेयर. और यहां पे भी निकाल लेते हैं बेसिक ईपीएस. earnings for equity shareholders upon weighted average number of इक्विटी शेयर्स. तो अर्निंग्स तो ये रहा, ऊपर 5,000 निकाल रखा है अपन ने. 5,000 की अर्निंग्स है. $5,000 की अर्निंग्स है अपॉन वेटेड एवरेज नंबर. अरे ये रहा ना, 1,000 है ना, 1,000 अपॉन 1,000 तो ये आ गया 5 पर शेयर. ये लो, ये बेसिक ईपीएस आ गया. अब डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हैं इनका. ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का निकाल रहा हूं मैं. डाइल्यूटेड ईपीएस मिडिल पार्टीशन कंटिन्यू करोगे. 4 लाइन रख लो. diluted EPS is equal to diluted EPS is equal to adjusted earnings for equity shareholders upon adjusted weighted average number of shares. अपॉन एडजस्टेड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. ये साइड भी लिख दो. डाइल्यूटेड ईपीएस इज इक्वल टू एडजस्टेड अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन अपॉन एडजस्टेड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. चलो एडजस्टेड में अपने पास ये 12,300 तो है ही. लेकिन तुमको बोलूं, जब
मैं वेटेड एवरेज ये जो डाइल्यूटेड ईपीएस निकालूंगा तो तुम देख लो ना, वो प्रेफरेंस शेयर्स है वो कन्वर्ट होगा इक्विटी शेयर्स में। मैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स पहले निकालता हूं, फिर मैं बात करता हूं न्यूमरेटर की। ये क्लोज कर दो, मैंने 4 लाइन का बोला था, बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्लोज कर दो। हम लोग वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि वो निकालना पड़ेगा अपने को। लिखो वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में क्या है ना, कन्वर्ट क्या क्या होने वाला है। डिबेंचर्स का तो प्रॉब्लम नहीं है, डिबेंचर्स तो जो कन्वर्ट होगा उन्होंने बोला है कन्वर्जन रेशियो 1, 400 ईच कन्वर्टेबल इनटू 1 ऑर्डिनरी शेयर्स। लेकिन सब्सिडरी कंपनी के पास ये जो 150 वारंट्स है ना, ये जब कन्वर्ट होंगे तो इसमें फ्री शेयर्स आएगा। तुम क्योंकि देखो एक्सरसाइज प्राइस 10 और मार्केट प्राइस है 20, तो जो फ्री शेयर्स है वो बनता है ना पोटेंशियल शेयर्स। सो लिखो यहाँ पे नीचे नंबर 1 सब्सिडियरी कंपनी, हाँ सब्सिडियरी कंपनी में ये जो सब्सिडियरी कंपनी है ना, इसके पास है पहले तो वारंट्स। मेरे को पोटेंशियल शेयर्स मिलेंगे वारंट से। इन्होंने बोला हुआ है 20 रुपीज इज द मार्केट प्राइस, एक्सरसाइजेबल प्राइस इज 10, तो 20 माइनस 10 अपॉन मार्केट प्राइस इंटू नंबर ऑफ वारंट्स करेंगे तो अपने को फ्री शेयर्स मिलेंगे। फ्री शेयर्स 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 20 इंटू 150, अपने को 75 फ्री शेयर्स मिलते हैं। दिस इज फ्री शेयर्स। ये सब पीछे मैंने करवा रखा है पहले से। दीज आर 75 फ्री शेयर्स। सो एक तो 75 फ्री शेयर्स है, 75 फ्री शेयर्स है। सो अगर मैं इसका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालूं सब्सिडरी कंपनी का, तो पहले उनके पास 1000 शेयर्स थे, देख लो ये रहा 1000 शेयर्स पहले से था, प्लस 400 शेयर्स, 400 प्रेफरेंस शेयर्स के सामने 400 इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे, और प्लस 75 फ्री, ये भी पोटेंशियल शेयर्स है, तो 1475 ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है। ये आ गया वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। और अगर पेरेंट कंपनी का देखेंगे, अरे पेरेंट कंपनी का अगर मैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देखूं तो पेरेंट कंपनी ने थोड़ी इश्यू कर रखा है, पेरेंट कंपनी ने थोड़ी इश्यू किया है। ये पेरेंट कंपनी का तो इन्वेस्टमेंट्स है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स उनका 10,000 ही रहेगा, क्योंकि उसने थोड़ी वारंट कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इश्यू कर रखा है, उसका तो इन्वेस्टमेंट्स है। इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी, इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स थोड़ी वेटेड एवरेज नंबर में आता है। सो ये लो मिल गया मेरे को वेटेड एवरेज, मेरे को डिनोमिनेटर मिल गया दोनों का डिनोमिनेटर मिल गया। पेरेंट कंपनी का डिनोमिनेटर है 10,000 शेयर्स और यहाँ पे डिनोमिनेटर है 1475 शेयर्स, 1475 शेयर्स। हाँ रिगार्डिंग न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में ऐसा है, पहले कितना था 12,300 था, पहले 12,300 था, ये रहा, और ये था 5,000। तो जो ओरिजिनली था वो तो लिख दो पहले, 12,300 5,000, 12,300 और 5,000 ही था ना। हाँ तो अगर प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स बन जाएगा तो उस पर 400 रुपये का जो डिविडेंड दे रहे थे वो बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 5,400। और इसको वो 400 का जो डिविडेंड मिल रहा था वो नहीं मिलेगा,
इसको जो 400 रुपये का, सॉरी 400 नहीं, 300 रुपये का जो डिविडेंड मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। अरे इसका तो डिविडेंड बच गया, तो इसका तो प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, और इसको जो इनकम मिल रही थी वो नहीं मिलेगी। सो 12,300 में तो डिविडेंड एडेड था, वो इनकम निकल गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, बहुत बड़ा पॉइंट है ये। सो एडजस्टेड अर्निंग्स 12,300 नहीं, अभी 12,000 से आएगा। 12,000 डिवाइड बाई 10,000, 1.2 पर शेयर। और यहां पे 5,400 डिवाइड बाय 1,475। रिमेंबर दिस इज नॉट कंसोलिडेटेड, दिस इज सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिवाइड बाय 1,475, दैट गिव्स यू 3.66 पर शेयर। सो पर न्यूमरेटर में क्या फर्क हुआ? सी, शेयर वारंट्स के वजह से तो कोई इनकम बढ़ती नहीं है, शेयर वारंट्स के वजह से कोई इनकम नहीं बढ़ती है। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हुआ इक्विटी शेयर्स में, तो उस पर जो डिविडेंड दे रहे थे वो बच गया, तो न्यूमरेटर में डिविडेंड इंक्रीज हो गया। और अगर डिविडेंड नहीं देना है तो वहां पे जो इनकम आ रही थी डिविडेंड की 300 की, वो इनकम हटा दी मैंने। बच्चों ये पॉइंट समझा क्या जो मैंने हाईलाइट करके रखा है, 300 और 400? ये मेरा ना बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंप्लीट हो गया। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस हो गया। यहाँ पे लिख दो नंबर 1, लिख देना इधर। ये पूरा पार्ट 1 ऑफ द सॉल्यूशन चल रहा था, जिसमें ए इनकम स्टेटमेंट बनाई मैंने, बी कैलकुलेशन ऑफ बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस किया, और वर्किंग नोट्स को सी कर दो। ये वर्किंग नोट्स थे। अब मैं जाऊंगा पार्ट 2 ऑफ सॉल्यूशन में। देखो प्रॉब्लम सिंपल नहीं है ये सब, ये मैंने पेंडिंग रखे थे तो ऐसे ही नहीं रख दिए थे, ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब मैं जा रहा हूं पार्ट 2 ऑफ द सॉल्यूशन। एक लाइन छोड़ के लिखना, जंबल मत कर देना। अब कैलकुलेशन ऑफ बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर कंसोलिडेशन। अभी कंसोलिडेशन कौन करता है? वो खाली पेरेंट कंपनी करता है, सब्सिडरी थोड़ी कंसोलिडेशन करता है। कंसोलिडेशन का काम सिर्फ होल्डिंग का है। सो कैलकुलेशन ऑफ बेसिक and diluted EPS for CFS by parent company। अरे कंसोलिडेशन सब्सिडरी नहीं करता है, कंसोलिडेट करने का काम सिर्फ पेरेंट कंपनी करता है। सो अब ये पूरे ग्रुप का अभी बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस। Close the first line, 1, 2, 3, 4, 5. Keep further 5 lines. एक बाजू बेसिक ईपीएस आएगा, एक बाजू डाइल्यूटेड ईपीएस। बेसिक ईपीएस, बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। For basic EPS, my formula is earnings for equity shareholders upon weighted average number of equity shares. और यहाँ पे earnings, adjusted earnings, adjusted earnings for equity shareholders upon adjusted weighted average number of equity shares। एडजस्टेड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अभी इसके लिए मैं तुम लोगों को ये वाला पॉइंट एक बार रिफर कराऊंगा।
मैंने तुमको एक सब्सिडरी कंपनी का ये समझाया था। पॉइंट नंबर 8 था अपना। एडजस्टमेंट नंबर 8, इफ पोटेंशियल शेयर्स आर इश्यूड बाय सब्सिडरी कंपनी, तुमको याद होगा ये मैंने एग्जाम्पल करवाया था। ये एग्जाम्पल में मेरा नेट प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी का 20 lakhs था और 10,000 वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स था, और सब्सिडरी कंपनी में 15 lakhs और 1 lakh। तो होल्डिंग कंपनी जब भी कंसोलिडेशन के लिए CFS निकालता है तो वो अपने प्रॉफिट के साथ में सब्सिडरी कंपनी का जो प्रॉफिट है 15 लाख का, उसका 80% इंक्लूड करता है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी कभी भी सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट के साथ ही जब भी कंसोलिडेट CFS के लिए EPS करेगा तो खुद का प्रॉफिट प्लस सब्सिडरी का प्रॉफिट 32 lakhs ऐड किया और डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। सो होल्डिंग कंपनी 80% शेयर होल्डर है अपने ये वाले प्रॉब्लम में भी, 80% शेयर होल्डर है। सो होल्डिंग कंपनी जब अपना EPS निकालेगा तो अपने नेट प्रॉफिट के साथ सब्सिडरी कंपनी में जो वो उसका नेट प्रॉफिट है वो साथ में ऐड करेगा। सो राइट डाउन, जो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना, हाँ, डिनोमिनेटर में जो इक्विटी शेयर्स है वो तो खाली खुद का ही होएगा, डिनोमिनेटर में इक्विटी शेयर्स होल्डिंग कंपनी का ही होगा, लेकिन न्यूमरेटर में जो अर्निंग्स होगा खुद का अर्निंग्स कितना था तुम देखो, उसकी खुद की अर्निंग्स कितनी थी, 12,300 की थी, अभी निकाली थी ना मैंने। पेरेंट कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना था, 12,300 है, 12,300 है, और ये 5,000 जो है इसका 80%, 5,000 का 80%। सो 12,300 प्लस सब्सिडरी का 80% भी अपना ही है, डिवाइड बाय अपना शेयर्स 10,000 शेयर्स। सो 12,300, पहले 12,300 नहीं, पहले 5,000 इंटू 80% प्लस 12,300, 16,300 डिवाइड बाय 10,000। So that gives you rupees 1.63 per share. So होल्डिंग कंपनी जब EPS निकालता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो पूरा खुद का प्रॉफिट लेता है, प्लस सब्सिडरी कंपनी में जो प्रॉफिट है उसमें भी अपना शेयर है वो ऐड करता है, डिवाइड बाय खुद का शेयर्स। हाँ, रिगार्डिंग एडजस्टेड वेटेड एवरेज, एडजस्टेड दैट इज डाइल्यूटेड EPS के लिए मैं पहले तो डिनोमिनेटर बता देता हूँ। डाइल्यूटेड EPS के लिए ना डिनोमिनेटर 10,000 ही रहेगा। क्यों 10,000 रहेगा? क्योंकि होल्डिंग कंपनी कोई इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर रहा है। होल्डिंग कंपनी इज नॉट इशूइंग एनी इक्विटी शेयर्स, नहीं, होल्डिंग कंपनी कोई प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स इशू नहीं कर रहा है जो उसको कन्वर्ट करके उसका इंक्रीज होने वाला है। सो याद रखना डिनोमिनेटर में उसका खुद का ही रहेगा। खाली क्या होता है ना, जब भी सब्सिडरी कंपनी ने कोई पोटेंशियल शेयर्स इशू करके रखे हैं तो उनका जो रेशियो ऑफ होल्डिंग है, ये जो यहाँ पे 80% आया था ना, ये रेशियो ऑफ होल्डिंग चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं। दिस रेशियो ऑफ होल्डिंग विल चेंज। और दूसरा रिगार्डिंग द नेट प्रॉफिट, ऊपर एडजस्टेड अर्निंग्स में मैं बता देता हूँ एडजस्टेड अर्निंग्स कैसी होगी। एडजस्टेड अर्निंग्स ऊपर देखो ना, अपन ने ऊपर लिख के रखी थी एडजस्टेड अर्निंग्स। ये 5,400 हो गया था ना सब्सिडरी कंपनी की डाइल्यूटेड EPS में एडजस्टेड अर्निंग्स, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स बनेगा तो ये 5,400 हो जाएगा, बराबर ना, ये 5,400 हो जाएगा। और जो यहाँ पे होल्डिंग कंपनी का एडजस्टेड अर्निंग्स देखो, ये 12,000 हो गया था। ऊपर हमने डाइल्यूटेड EPS में 300 रुपया माइनस किया था। मतलब अब एडजस्टेड अर्निंग्स कैसी है, होल्डिंग कंपनी बोलेगा अगर प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स बन गया
तो जो मेरे को डिविडेंड मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा, तो मेरी अर्निंग्स 12,300 नहीं, मेरी हो गई 12,000 प्लस 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 प्लस। उनको भी 5,000 नहीं, 5,400 उनकी इनकम हो गई, क्योंकि डिविडेंड नहीं देना है तो डिविडेंड बचेगा। लेकिन पहले 80% था ना, अब ये परसेंटेज चेंज होएगा। क्यों परसेंटेज चेंज होएगा? परसेंटेज चेंज होने का रीज़न बताता हूँ। पहले अपना सिर्फ 800 शेयर्स था होल्डिंग कंपनी में, तो अपन बोलते थे 800 डिवाइड बाय 1000। लेकिन अभी 800 के साथ में अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगी। एक मिनट में ये परसेंटेज नीचे करवा देता हूँ। जो परसेंटेज है ना, नीचे लिखो नोट, राइट डाउन नोट, नोट आफ्टर conversion, after conversion of preference shares, after conversion of preference shares into equity shares and exercise of warrants, and exercise of warrants, number of equity shares in subsidiary company will increase. In subsidiary company will increase. Increase to, पहले 1000 शेयर्स था, अभी हो जाएगा 1475 इक्विटी शेयर्स। हाउ 1475 इक्विटी शेयर्स? 1000 इक्विटी शेयर्स तो था ही, और प्रेफरेंस शेयर्स 400 प्रेफरेंस शेयर्स का कन्वर्जन रेशियो है 1:1 का, और हम लोग पोटेंशियल शेयर्स लेते हैं वारंट्स में, दैट इज 75, 1475। So after conversion of preference shares into equity shares, note number 1, number of shares will increase. Note number 2, note number 2, investments of holding company in parent company, investments of parent company in subsidiary company आफ्टर कन्वर्जन। पहले तो अपना इन्वेस्टमेंट सिर्फ 800 शेयर्स में था, पहले तो अपना सिर्फ 800 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स था, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट्स क्या है? ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स, वो तो 800 शेयर्स था ही, लेकिन कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। अरे तो हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स होल्ड कर रहे थे ना, 400 प्रेफरेंस शेयर्स में से 300 प्रेफरेंस शेयर्स तो अपने पास है, और कन्वर्जन का रेशियो है 1:1। इसका मतलब है अपने को 300 इक्विटी शेयर्स मिले। और रिगार्डिंग शेयर वारंट्स, शेयर वारंट्स अगर एक्सरसाइज होता है तो अपने पास 150 में से 30 अपने पास है, टोटल 75 फ्री शेयर्स है, इसमें से 30 अपने पास है आउट ऑफ 150। चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता देता हूं। 150 शेयर वारंट्स थे, जिसमें से 30 होल्डिंग के पास। अरे देखो ना, ये रहा 30 होल्डिंग के पास है, 30 होल्डिंग के पास है, और 150 जब कन्वर्ट हुआ तो पोटेंशियल शेयर्स उसमें 75 है, फ्री शेयर 75 है, तो इसका अपने को कितना मिलेगा? 75 इंटू 30 डिवाइड बाय 150, तो 15 शेयर्स अपने को भी मिलेंगे उसमें से। वो पोटेंशियल शेयर्स में 15 शेयर्स अपने हैं। सो तुम देख लो, 800 प्लस 300 प्लस 15,
800 प्लस 300 प्लस 15 1115। जो पहले अपनी होल्डिंग थी ना 1000 में से 800 अपने पास था। अरे पहले क्या था, 1000 में से 800 अपने पास था, लेकिन अब क्या है, इनके पास 1000 नहीं है, 1475 है, और उसमें से अपना 800 नहीं है, अपना है 1115। सो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग चेंज होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 1115 और इसका इंस्टीट्यूट ने तो भयंकर सॉल्यूशन देके रखा। ये तो तुम प्रैक्टिस करोगे ना 1 से 2 बार और तुम्हारा टॉपिक प्रॉपर रिवीजन होगा तो तुमको इसमें तकलीफ नहीं आएगी। डिवाइड बाय 1475 इंटू 100, 75.5932। %. So 5,400 into 75.5932%। देख लो, ये 80 के जगह पे परसेंटेज चेंज हो गया है। 5,400 into 75.5932%। तो दिस कम्स टू 4082 प्लस 12,000 16,082 डिवाइड बाय 10,000। सो 1.61। दिस इज 1.61 पर शेयर। 1.61 पर शेयर। बच्चों समझा क्या ये वाला? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये जो होल्डिंग वाला 2 पार्ट है। होल्डिंग में एक तो मैंने बेसिक ईपीएस में हाउ टू कैलकुलेट होल्डिंग कंपनी का ईपीएस वो सिखाया था, और दूसरा मैंने लास्ट एडजस्टमेंट डाइल्यूटेड ईपीएस का करवाया था, इन्वेस्टमेंट्स पोटेंशियल शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी। ये दोनों का रिवीजन करके ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना तो अपने को रिवीजन करके सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे तरफ से हो सकता है वहाँ तक मैंने सिंप्लीफाई करके दिया है। मेरे जितना सिंप्लीफाई कर सकता हो। तुम मॉड्यूल का सॉल्यूशन देखोगे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। ये तुम 2 कॉन्सेप्ट जो बोला है वो रिवाइज करो, और वो रिवाइज करके ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो विद दिस आई हैव कवर्ड ऑल माय टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस। टेस्ट योर नॉलेज के अपने 2 क्वेश्चंस बाकी थे, ये दोनों क्वेश्चंस भी मैंने कर दिए। सो अपना टेस्ट योर नॉलेज का अब सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं इससे, ठीक है ना। आई विल स्टॉप दिस लेक्चर हियर।